डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, सिफ 2 इज है। मुझे पता है जिन्होंने सिफ 2 में एग्जाम दिया है या अदरवाइज भी जो आगे इस एग्जाम को लेना चाहते हैं, उनके मन में उत्सुकता थी कि सिफ 2 में कैसे क्वेश्चन आए थे। जो 4 सितंबर को एग्जाम हुआ है, जून 2024 रीटेस्ट अनफॉर्चुनेट। तो यूजीसी नेट की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस डोमेन की, और आज हम लोग चर्चा करेंगे सिफ 2 में जो मेमोरी रिकॉर्ड है। ध्यान दीजिए कि एक्चुअल पेपर नहीं है, जो आप लोगों ने जैसे रिकॉल किए हैं उसके बेसिस पे कुछ बनाने की कोशिश, बहुत ही एक मेहनत भरी कोशिश, क्योंकि एक्चुअल पेपर यदि सामने हो तो आसान होता है उसको एनालाइज करना, लेकिन यदि ढेर सारे स्टूडेंट ने आपको इनपुट दिए हो, वो भी ऐसा कि सर इससे भी पूछा था उससे भी पूछा था, तो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो चलिए हम लोग बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है, वो आपको आगे हम करेंगे, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हैं। लेट अस बिगिन। यूजीसी नेट जून 2024 रीटेस्ट पॉलिटिकल साइंस डोमेन सिफ 2 मेमोरी रिकॉल पेपर एनालिसिस। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, ये जरूर मुझे थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने मुझे जो है इस पेपर को रिकॉल करके भेजा है। लेकिन जैसा कि पेपर 1 में हुआ था, वो प्रॉब्लम यहाँ भी हुई है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने वो वीडियो जारी की सिफ 1 की, और मैंने अपना एंग्विश जाहिर किया कि कितना डिफिकल्टी होती है जब आप केवल ये लिख देते हो कि विवेकानंद से भी पूछा था और टैगोर से भी पूछा था, तो कुछ भी नहीं समझ में आता। तो उसके बाद जो मुझे कुछ इनपुट मिले हैं पिछले 2 दिन में, वो बहुत हार्टनिंग थे। खास करके जो मुझे अजय यादव से मिले हैं, वो मैंने जो ये पेपर बनाया उसमें अजय यादव का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने, शायद उनको मेरी बात चुभी होगी, और उन्होंने बिल्कुल हिंदी में, ऑफ कोर्स उन्होंने हिंदी में लिखा, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लगभग 60-65 क्वेश्चन भेजे। थैंक यू अजय। उसके बाद अब्बास ने भी काफ़ी ज़्यादा, अब्बास अहमद ने भी बहुत ठीक करके भेजने की कोशिश की। मिशन रीत करके इन्होंने अपना मेल आईडी लिखा है, एक्चुअल नेम मैं नहीं जानता। उन्होंने भी हिंदी में 4 इमेज भेजे हैं, जो भी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड था। और उत्कर्ष द्विवेदी और किया जे, इन लोगों ने तो पहले ही भेजा था, लेकिन फिर वहाँ पे तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे आई है, क्योंकि इन्होंने केवल थीम लिख दिया था। इन सब के बेसिस, और बहुत मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इन सब के प्रयासों के चलते ये मेमोरी बेस्ड पेपर आपके सामने। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इसमें भी आप ये ना खोजें कि ये सही एक्चुअल है या नहीं है। ठीक है, लगभग मिलता जुलता भी है, 70-80%, तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चों ने इसको रिकॉल किया है। दूसरी बात यह है कि इवन यदि क्वेश्चन जो है वो हिला हुआ भी हो, मतलब मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन ये है, लेकिन इसके इर्द गिर्द पूछा गया, तो आपको कितनी नॉलेज मिलती है इसको समझिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यदि बनाया भी है तो इस तरह से बनाया कि आपको नॉलेज मिले। आपको तो आगे के एग्जाम को देना है ना, इस पेपर से तो कुछ होना नहीं है, ये तो खत्म हो गया। तो इस तरीके से यदि आप यूज करेंगे इस पेपर को भी, सिफ्ट 1 का, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा ये समझने की किस तरह के क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश करें। अब आइए कुछ डिस्क्लेमर। ये पेपर जो है बिल्कुल पेपर सिफ्ट 1 के जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें आर्बिट्रेटनेस ज्यादा है। दूसरा ये है कि मुझे बेहद निराशा हुई है दोनों पेपर को देख करके। ये तो ऐसे ही लगता है कि जो इन्होंने जून में जो टेस्ट लिया था, उसी सीरीज को इन्होंने, बस एक पेपर और इनके पास था, इन्होंने दे दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है क्रोनोलॉजी के हैं, इतने ज़्यादा कि आपको थकान हो जाएगी। ऐसा लगता है कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, उनसे केवल ये चाहते हैं कि ये डेट रटें, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, ये बुक किसने लिखा था, ये पहले हुआ था, वो इवेंट बाद में हुई थी। ये कितना सतही है। क्या हम अपने प्रोफेसर से, टीचर से यही ज्ञान की आशा करते हैं, जबकि इसका सिलेबस इतना अच्छा है, इस पे इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चीज कहाँ एनटीए जा रहा है, इस चीज की भी एक तहकीकात, और एनटीए को भी एक आत्म आलोचन करनी चाहिए। शायद कोई सुनने वाला होगा जो सुनेगा और एक लेवल के क्वेश्चन पूछेगा जिसको देख के खुशी होनी होनी चाहिए थी हम लोगों को, कि ऐसे डीप थॉट वाले क्वेश्चन जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले कैंडिडेट या पीएचडी ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट के लिए जरूरी होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता है मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाता हूं, मैं क्वेश्चन बनाता हूं, और मुझे बहुत खुशी होती है क्वेश्चन बना के, उसको खुशी होती है। लेकिन इस तरह के पेपर देख के मुझे लगता है कि बच्चों को कितनी निराशा होती होगी। वो मुझे पता है, मेरे मेरे स्टूडेंट ने जो फीडबैक दिया है। सो विद दिस डिस्क्लेमर, चलिए फिर भी इससे कुछ भी निकाल करके, और जैसा है वैसा है, आपको तो इसी गेम में अपने को टेम करना है। सॉरी कि ये भाषण थोड़ा लंबा हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। First question, read the following statement about selection and appointment of judges in different countries and choose the correct one. ये अच्छा क्वेश्चन है और ये जानना चाहिए। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन काफी छुपे हुए हैं।
जैसे कनाडा में, जर्मनी में, यूएसए में, यूके में जजेस कैसे सेलेक्ट होते हैं, तो ये कंपैरेटिव स्टडी में हमें समझना चाहिए। इन कनाडा इसमें सभी सही हैं, मैं आपको नॉलेज देने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन आपको नॉलेज लेनी चाहिए। कनाडा, आपको पता है कि वहाँ गवर्नर जनरल जो है वो शासन करते हैं इन द नेम ऑफ मोनार्क ऑफ यूके। बहुत अजीब आपको सुन के लगता होगा, वहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है, वो जो है अपने को अभी भी, वो कॉमनवेल्थ नेशन के कंट्री हैं, वो यूके के मोनार्क के अंदर ही अपने को मानते हैं। वहाँ प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, लेकिन जो गवर्नर जनरल होता है वो एक ट्यूटलर हेड ऑफ द स्टेट की तरह काम करता है। तो वहाँ जो जजेस सेलेक्ट होते हैं कनाडा में जजेज आर सेलेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट के मैं कह रहा हूँ, गवर्नर जनरल अपॉइंट करते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स, जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं, चुने हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, चुने हुए हैं, विथ मैंडेटरी रिटायरमेंट एज ऑफ 75, कनाडा का। इन जर्मनी, जजेज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट है, आर अपॉइंटेड बाय द फेडरल असेंबली, जो वहाँ की जैसे अपने यहाँ लोकसभा या पार्लियामेंट है उसको बुंडेस्टैग कहते हैं, एंड द बुंडेस्टैट जो फेडरल काउंसिल है, अपने यहाँ राज्यसभा है। तो उन दोनों मिल करके जो है, दोनों ही, जो वहाँ के फेडरल असेंबली है और जो फेडरल काउंसिल है, वो दोनों मिल करके वहाँ के जजेस का सिलेक्शन करती है। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, लेकिन सीनेट जरूर उसको रेटिफाई करना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में सुप्रीम कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाय द किंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जस्ट लाइक कनाडा जो है, किंग यहाँ नहीं, यहाँ गवर्नर जनरल है। अच्छा क्वेश्चन, विच ईयर ज्योतिबा फुले ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल इन पुणे। तो ये एक तो वही डेट शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट घटना है कि अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले के साथ इन्होंने जो है गर्ल के लिए स्कूल खोला था 1848 में। विच ईयर विवेकानंद स्टार्टेड एडिटिंग द मैगजीन प्रबुद्ध भारत। ये सब तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी का जानना, आप गेस भी नहीं कर सकते जब तक कि आपने पहले से पढ़ा ना हो। तो इस तरह क्वेश्चन को तो केवल आप टिक कर सकते हैं 1896। ऐसा हो सकता है कि 4 ऑप्शन में कोई ऐसा हो 1910 हो, तो आपको पता है कि विवेकानंद जी के का जो टाइम पीरियड था वहां पे उसे वो बाहर निकल जाता है, तो इस बेसिस पे भले आप एलिमिनेट कर लें। विच ईयर इंडियन प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड द रिनोवेटेड सोमनाथ टेम्पल। ये एक घटना जो है काफी नोन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं जब सोमनाथ टेम्पल को रिनोवेट किया गया था, जो पुरानी टेम्पल जीर्णोद्धार उसका किया गया था, तो इस पर जो नेहरू जी ने थोड़ी सी ये भी दिखाई थी कि मतलब एक तरह से नाराजगी की, शायद इंडियन प्रेसिडेंट को सेकुलर कंट्री है नहीं जाना चाहिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद गए थे, ये भी एक वर्णित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है 1951 को, लेकिन फिर भी कितने लोग इसको याद इस तरीके से रखते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो हो जाता है। Who become the first woman to become head of the government of a Muslim country? ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, वो सब जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो जो है फर्स्ट वुमेन थी जो मुस्लिम वर्ल्ड में किसी भी मुस्लिम कंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनती है, ये क्वेश्चन नोन है, तो बेनजीर भुट्टो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर दलाई लामा केम टू इंडिया। ये आप गैस कर सकते हैं क्योंकि ये चीज कि तिब्बत को जो है चाइना ने कब अपने में मिलाया था, ये एक जो है इम्पॉर्टेंट घटना है, और उसके कुछ समय बाद वहाँ पे पॉपुलर अपराइजिंग होती है, 50-51 में मिलाया था, तो उस समय अपराइजिंग हुई थी 1959 में, और वहाँ रिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने आश्रय यहाँ पे जो है एक तरह से एसएलएम लिया था इंडिया में, इंडिया ने दिया था। उस समय से चाइना और इंडिया का रिलेशन भी काफ़ी खराब हुआ, उस इशू को लेकर 3 साल बाद लड़ाई भी हो गई, उसमें इसका भी एक रोल था, तो 1959 में दलाई लामा यहाँ आते हैं। तो चाइना जो तिब्बत को एनेक्स करता है वो डेट जरूर याद कर लीजिए, और इस डेट को तो चलिए ठीक है, ये तो कुछ ही लोगों को याद होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट था कि दलाई लामा इंडिया कब आए थे। अब आप देख सकते हैं कितनी डेट और कितनी क्रैमिंग जो है शुरू हो जाती है, और पूरे पेपर में ऐसे ही आपको लगेगा कि केवल डेट्स 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 और क्रैमिंग, रोट लर्निंग को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया है। Which was the first state government in India which was dismissed as per Article 356? ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना है और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग सबको जानना चाहिए कि आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है और स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती है, ये इंडिया में 100 बार से ज़्यादा हुआ है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन पे जिस तरीके से हमने उसको यूज़ किया उस पर ब्लॉट है। और ये जो पहली बार यूज़ किया गया था नेहरू जी के ही टाइम में यूज़ कर लिया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की शासन होती थी केरला में, दैट वाज द फर्स्ट।
एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट, और वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, किसी तरह बेचारे चल रहे थे। EMS नंबूदरीपाद जो एक बहुत बड़े थिंकर भी थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, वो उस कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करते थे, और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था 1959 में, सेम ईयर जिसमें दलाई लामा आते हैं। बाद में इस पर काफी हंगामा हुआ था, और आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर EMS नंबूदरीपाद ने बहुत बड़ा इसको इशू बनाया था। Who was the president of the Kerala government? मैं बात कर रहा हूँ केरला की। Who was the president of the World Religious Congress in Chicago 1893? I don't know, इस तरीके से पूछा था, या कुछ स्टूडेंट ने भेजा कि ये पूछा था कि उस समय में यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे जब 1893 में शिकागो में धर्म सभा हुई थी, जिसमें कि फेमस भाषण जो है विवेकानंद ने दिया था। दोनों ही क्वेश्चन उतना ही उठपटाएंगे। कौन याद रखता है कि उस समय यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, और कौन ये याद रखता है कि एक्चुअल इस रिलीजियस कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। दोनों ही क्वेश्चन उतने ही आर्बिट हैं। तो यदि ये क्वेश्चन ये है, तो रिलीजियस जो कांग्रेस हुई थी उसके प्रेसिडेंट जॉन हेनरी बोरोज थे, और जो प्रेसिडेंट थे उस समय में ग्रोवर क्लीवलैंड थे। आई डोंट नो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिप टाइप का है, रेस्ट इन पीस, मतलब भूल जाइए इसको। Who was the president of USA who survived the impeachment by one vote? इस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्विज क्वेश्चन बोलता हूं। जब आप क्विज टाइम में जाते हैं, क्विज इंडिया देखते हैं, तो आपको यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, केबीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाना चाहिए। दिस इज नॉट क्विज। कैसे कोई याद रखे? क्या इस टाइप के इंफॉर्मेशन को कोई याद रखता है? यूएसए में कौन प्रेसिडेंट एक वोट से? क्या यूएसए में स्टूडेंट को पूछा जाएगा कि इंडिया में कौन प्राइम मिनिस्टर था जो एक वोट से हार गए थे, वाजपेयी जी? क्या इस तरह के क्वेश्चन क्या यूएस पूछेगा अपने स्टूडेंट से? तो हमें क्यों पूछना चाहिए? बट एनीवेज, ये पूछ रहे हैं तो हमें जानना है। तो एंड्रयू जॉनसन जो है, ही सर्वाइव्ड हिज 1868 सीनेट ट्रायल। वहां पे भी जैसे यहाँ होती है इम्पीचमेंट, वैसे ही वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है वो, और फिर सीनेट में ट्रायल होती है, तो वन वोट से जो है वो जस्ट जो है सर्वाइव कर गए थे। ही वाज 17 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस 65 से 69, एंड्रयू जॉनसन। Which US president won the Nobel Peace Prize for ending the रूसो-जापानीज वॉर? ये वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो वैसे ही क्विज टाइप की है, लेकिन ये वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार एक छोटे से कंट्री जापान ने रसिया को हराया, और उससे ये भी लगा कि जापान एक एशियन कंट्री है, और रसिया उस समय यूरोपियन पावर मानी जाती थी, जार का शासन था, तो उसको एक छोटे से जो आइलैंड कंट्री जो है, इन कंपेरिजन रसिया हरा देती है, तो उससे एशिया को काफी बल मिला था। इस वॉर को खत्म करवाने में थियोडोर रूजवेल्ट नाम के जो प्रेसिडेंट थे उस समय उनका बहुत बड़ा रोल था, और इसके चलते उनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला था, थियोडोर रूजवेल्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि थियोडोर रूजवेल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो उनसे बहुत ज्यादा पॉपुलर राष्ट्रपति हुए, जो बहुत दिनों तक थे, 1933 से 45, 12 साल तक जो है वो राष्ट्रपति थे यूएस के, और ही वो राष्ट्रपति थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत दिलाते हैं यूएसए को। तो वो बहुत ग्रेट थे। उनका जो न्यू डील जो है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके तहत कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और ये सब बना के उन्होंने उसे बेरोजगारी या जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसको दूर करने की कोशिश की थी उन्होंने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रेसिडेंट रहे। लेकिन थियोडोर रूजवेल्ट उस कंपैरिजन में बहुत लेस नोन रहे। नेम इनका दोनों का एक नेम सेम मिलता है। ये 1901 से 1909 तक प्राइम प्रेसिडेंट थे, और इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज फॉर एंडिंग रूसो जापानीज वॉर। पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एट विच लोकेशन? शायद ये कई बार मैंने इधर उधर कहा है, छगाई हिल में हुआ था। और ये जो है इंटरेस्टिंगली सेम टाइम में लगभग हुआ था जब हम लोगों ने पोखरान किया, शायद मई में किया था, उसकी कुछ ही समय, कुछ ही वीक बाद या कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने भी कर लिया। तो वो सिक्योरिटी डिलेमा जिसको जॉन हज कहते हैं वो हो गया। मतलब हम लोगों ने सोचा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने सिक्योरिटी को बहुत बढ़ा रहे हैं तो बहुत सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन तुरंत पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है और हम लोग इक्वली वल्नरेबल दोनों कंट्री जो है इक्वली सिक्योरिटी के कंसर्न से जूझते रह जाते हैं। सो पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन छगाई हिल एरिया था, वो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रोविंस में है,
रास कोह हिल इन द चगाई डिस्ट्रिक्ट। एनीवे ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हु एडिटेड द मूक नायक मैगजीन, ये सभी स्टूडेंट जानते हैं क्योंकि अंबेडकर को जब आप पढ़ेंगे तो उनकी जो मैगजीन है, सोसाइटी है, पार्टी, ये सब रिचुअलिस्टिक क्वेश्चन है और यही पूछा गया है। सो अंबेडकर, इसलिए मैंने फिर दे दिया है, इनकी सोसाइटी है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी इसी एग्जाम में फिर से पूछ दिया गया है, दोनों दो क्वेश्चन। समता सैनिक दल, समाज समता संघ, डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड क्लास फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी एंड ऑल। तो अंबेडकर के बारे में ये सब तो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। मूक नायक भी जो है अंबेडकर ने एडिट किया था। हु फाउंडेड बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924, तो अगेन अंबेडकर आप देख सकते हैं। दो क्वेश्चन। मैच करना है, मैंने यहाँ शायद मैंने मैच कर ही दिया है, देखते हैं, शायद मैंने इसको मैच कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैच करने के लिए आया था अफ्रीकन यूनियन की कब सेटअप होती है, 2001 में। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, इसके कौन कौन मेंबर हैं इसमें जो हैं। यूरेशियन, तो यूरेशियन आप समझते हैं, जो यूरोप और एशिया दोनों में से रसिया है, उस टाइप के जो कंट्री जो सटे हुए हैं सेंट्रल एशियन, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वैसे तो सब एशियन कंट्री है। बेलारूस, आर्मेनिया और रसिया इसके मेंबर हैं। 3 इसके ऑब्जर्वर हैं। तो ये 2014 में इसका गठन होता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का। मर्कसूर जो है ये कॉमन मार्केट है, साउथ अमेरिकन जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है उनका 1991 में। जिस तरह साफ्टा या नाफ्टा बना है, कॉमन मार्केट मतलब फ्री ट्रेड एरिया। ईएस के बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये जो है ईस्ट एशियन समिट इसको कहते हैं। ये आसियान की एक पहल थी जिसमें कि आसियान और जो है 8 मेंबर को मिलाता है, जिसमें आसियान +3 है, 3 और मेंबर मिलते हैं और फिर 2 जो है रसिया और यूएसए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये 18 मेंबर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा छुपा हुआ है। ईईयू भी छिपा हुआ है। लाया तो काफ़ी छिपा हुआ है 1980 में, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन। इसके बारे में और जानकारी आप नेट से ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं कह रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट जो है मैं घोषणा करना चाहता हूँ। आप लोग सबको पता है क्योंकि आप लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। एकदम एक पॉपुलर डिमांड है। मैं चाहता था कि पहले डेट पब्लिश हो जाए कि दिसंबर साइकिल ये कब लेंगे, क्या दिसंबर में लेंगे या फरवरी में लेंगे। जैसा मैंने कहा, ये 2 डेट एनटीए शायद इस पर विचार कर सकती है। लेकिन अब चूंकि देर हो रहा है और स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको एक प्रोसेस चाहिए, एक ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, और यस, शुरू कर सकते हैं। तो अब चूंकि पेपर भी हम लोग के सामने है तो हम लोग को थोड़ी बहुत अंदाजा भी है। तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ कि पॉल साइंस हेल्प की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 बैच के लिए, जो कि सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएसबी, पीजीटी, इन सब के लिए भी इक्वली उपयोगी है। यदि आप इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं बार बार प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसमें कि आप ट्यून्ड होते हैं। आप एक गाइडेंस में, मेरे गाइडेंस में पढ़ाई करते हैं, फिर आप टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, और उससे आपकी तैयारी अच्छी होती है। ना कि कोई खास बात है कि इस क्वेश्चन में कोई खास बात है। खास बात उस प्रोसेस में है जो कि आप मिल करके करते हैं, को क्रिएट करते हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन है ये 3.5 मंथ की है, क्योंकि मैं दिसंबर, मुझे नहीं पता कब तक होगी, इसलिए मैंने इसको दिसंबर तक ही रखा है। सो 15 सितंबर से 31 दिसंबर तक होपफुली एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। इस 3.5 मंथ में 30 मॉक टेस्ट पेपर होंगे जो थीम वाइज होंगे। इसमें पेपर 1 के भी 7-8 जो हर थीम के एक पेपर होंगे, एंड 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर होगा जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, जिसमें कि एक पेपर फुल 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें पेपर 1 भी होंगे। और सभी जो टेस्ट हैं आपको पता है कि ये गूगल फॉर्म पे लाइव रहते हैं, और फिर पीडीएफ वर्जन भी दिया जाता है जिसमें कि आंसर भी और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहते हैं। इसके अलावा हर टेस्ट, मॉक टेस्ट के बाद जो है ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग एंड काउंसलिंग सेशन होती है। ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग ऑफ कोर्स ग्रुप में, इट इज़ नॉट 1-to-1 काउंसलिंग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन वहाँ काफ़ी टिप्स, ट्रिक और डिस्कशन की जाती है कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, एग्जामिनेशन देनी कैसी है। और सभी जो है लाइव सेशन रिकॉर्डेड होंगे और ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। ऑफ कोर्स ये टेलीग्राम ग्रुप बनेंगी, और कुछ फ्री रिसोर्सेज भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि पेपर 1 के लिए भी इसमें हेल्प है, वैसे ये डोमेन ओरिएंटेड है पॉलिटिकल साइंस के लिए। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपने नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर,
प्लीज़ ये जरूर भेजें, नहीं तो आपको फिर से भेजना पड़ेगा। और इस मेल आईडी को जरूर देखें, क्योंकि कई लोग फिर से जो है जीमेल पे भेजते हैं, जीमेल पे ना भेज करके जो देखिए paulsciencehelp@rate.of paulscience.in। ऑफ कोर्स ये गूगल का ही मेल है, लेकिन पेड मेल है। सो paulsciencehelp POLSC help@polschelp.in पे ही भेजें। सो ओके, अब आप भेज सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इज ऑन। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच करना है। तो ये डिफरेंट कन्वेंशन है, ये भी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको याद कर लीजिए। जितने यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट के कन्वेंशन हैं, लाइक रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में हुआ, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है 1984 में, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में, और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में। गौर कीजिए, यहाँ पे जो कई एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो इसके अलावा भी जैसे जो UDHR है उसका डेट भी जान लीजिए, 1948 10 दिसंबर, या ICCPR है उसका भी डेट सबका देख लीजिए। ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, शायद इस तरह का क्वेश्चन था। इसमें एक ऑडिटर जनरल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, CAG, लेकिन CM जो हैं वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा। तो ये मैंने बनाया है, ऑफ कोर्स इसी टाइप की क्वेश्चन होगी जो बहुत आसान है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है ये सब जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि बहुत तरीके से इन स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में पूछा जाता है कि इसके मेंबर्स कितने होते हैं, इसके चेयरपर्सन के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे कब इस्टेब्लिश हुआ पे जोर है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इन सब के जो डेट हैं वो NCW 1992 में है, और NHRC जो है 1993 में है, NCM जो है 1993 में, लेकिन ये मई में है और ये अक्टूबर में है, तो इसलिए पहले जो है वो NCM आएगा और ये NHRC बाद में आएगा। NCCPR 2007 में है। ऑफ कोर्स इसको पूरे रटने की जरूरत नहीं है, आप एक दो भी पता होगा तो ये सब क्रैक हो जाती है। यहाँ पे मैच करना है कि वुमेन MP कितनी रही है। ये तो बहुत डिफिकल्ट है ये सब याद करना, तो बस आप जान लीजिए, आगे के लिए आपको यूज होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं 1991 में 49 MP है, 2004 में 45 हैं, 2009 में थोड़ी बढ़ी, 2014 में बढ़ी, अभी कितना है, अभी सब मिलता है 74 है, जो कि पिछले बार के 78 से 4 कम ही है। अभी क्या 18th लोकसभा है, यस परहैप्स 18th लोकसभा में जो है वो 74 है, 17th में 78 था। Which article mentions the finance commission? We all know कि ये आर्टिकल 280 है। इस टाइप का क्वेश्चन सीधा यदि पूछा गया जैसा मुझे बताया गया है तो बेहद आसान क्वेश्चन है। Who was the chairperson of the 15th फाइनेंस कमीशन? देखिए बैक टू बैक जो है ना, एक ही थीम से दो दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 15वां जो फाइनेंस कमीशन अभी खत्म हो चुका है इसका पीरियड, इसके मिस्टर NK सिंह जो कि ब्यूरोक्रेट हैं वो इसके चेयरपर्सन रहे थे, और अभी जो है 16th फाइनेंस कमीशन बैठी है जिसकी रिकमेंडेशन 2025 से 2030 के बीच में लागू होगी, और इसके जो चेयरपर्सन है वो अभी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये है अरविंद पानीग्राह। अरविंद पानीग्राह 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं। फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर के बारे में थोड़ा आर्टिकल 280 पढ़ लीजिएगा, कितने मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट उसकी कंडीशन तय करता है और कैसे सेलेक्ट होते हैं। अरविंद पानीग्राह जो हैं वो हैं जो कि पहले, बहुत पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होते थे, मुझे ऐसा लगता है, आप चेक कर लीजिएगा। और ये शायद प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन भी होते थे, काफी पोस्ट इन्होंने होल्ड किए हैं। Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये मैं कई बार बताता रहता हूँ, सुकुमार सेन। फर्स्ट सबका याद होना चाहिए, फर्स्ट स्पीकर जो हैं लोकसभा के वो GV मावलंकर थे। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सुकुमार सेन थे। तो इस तरह से हमें फर्स्ट 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 सब पता होना चाहिए। फर्स्ट CAG भी मैंने कई जगह बताया, मैं तो खुद भी नाम अभी नहीं याद है, लेकिन ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर जनरल भी देख लीजिए इंडिया के कौन थे, फर्स्ट AG, ये सभी चीजें हम लोग को पता होना चाहिए।
राजीव कुमार जो है अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ड्यूरिंग द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन सेंटर। ये बहुत मुश्किल हो जाती है इस टाइप का क्वेश्चन। जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है 1997 से 79 तक थी। अब इसमें जो स्पीकर थे लोकसभा के वो थे KS हेगड़े। यहाँ पे बलराम जाखर आते हैं, तो बलराम जाखर के साथ में एक डिस्टिंग्विश फैक्ट जुड़ा हुआ है कि ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा। 1980 से 1989 9 साल तक बलराम जाखर जो है, बहुत ही इनका ऊंचा कद, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती थी और बहुत ही अच्छे सुएव स्पीकर के रूप में जो है बलराम जाखर जो है जाने जाते हैं। और इनके साथ में डिस्टिंग्विश्ड बात यह है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर। हो सकता है आगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसमें से देखिए ये क्वेश्चन इसलिए आसान हो जाता है कि फर्स्ट आपको पता है कि मावलंकर है, मैंने अभी बताया, और लास्ट अभी ओम बिरला है। तो बीच में यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मीरा कुमार पहले होंगी और सुमित्रा महाजन बाद में। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो उसी क्रम में लगे हुए हैं। जाकिर हुसैन शायद दूसरे या तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, फिर वेंकटरमन बनते हैं, फिर SD शर्मा और फिर KR नारायण। When Niti Aayog came into existence, of course we all should know 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग आता है एग्जिस्टेंस में, और प्लानिंग कमीशन के बदले में, मतलब नया अवतार ऑफ प्लानिंग कमीशन खत्म हो जाती है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ USA, जिसको अभी जो बाइडन लीड कर रहे हैं और कमला हैरिस उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अमेरिका से इस सेटर को इतना प्यार है, उसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं, उसके जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, उसकी डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई है। तो ये 1828 में, ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी डिफिकल्ट है। आई डोंट नो कि कोई स्टूडेंट मेरा या कोई भी स्टूडेंट जानता होगा कि ये क्या डेट है, बस आप गेस कर सकते हैं। कश्मीर फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको अभी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये शेख अब्दुल्ला इसके लीडर थे। ये किस साल फॉर्म हुआ था? वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये सब डेट कौन याद रखता है? 1932। Chronologically arrange the acts that were enacted to implement the directive principle of state policy। तो जो DPSP, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये नहीं है क्रोनोलॉजिकल, लेकिन ये ज़्यादा है कि ये सब जो है एक्ट DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनैक्ट किए गए। मिनिमम वेजेज एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। आप चाहे तो थोड़ा और एक्सरसाइज करके कौन से DPSP से ये जुड़ा हुआ है, लाइक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या मैटरनिटी बेनिफिट किस आर्टिकल से है, उसको यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ये एक अच्छा एक्सरसाइज होगा। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है इस तरह से है। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में ही बन गया था, चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 86 में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 61 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 76। तो आप अरेंज कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन फॉलोइंग स्टेट। तो ये सब में थोड़े बहुत स्टूडेंट ने मेरे अच्छे से गेस कर लिया, लाइक अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे बाद में था 2016 में, इसके चलते जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2016 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में 2014, सबसे बाद में कई स्टेट में तो मल्टीपल टाइम प्रेसिडेंट रूल हुए हैं। इसमें मैं सबसे बाद का मैं डेट दे रहा हूँ। असम में 1991 में, ऐसे तो 85 में भी लगा था, और सिक्किम में 84-85 में। तो इसके चलते लोगों ने गेस कर लिया क्योंकि ये लास्ट में थी अरुणाचल प्रदेश। Chronologically arrange the declaration of the following classical language of India। यहाँ पे आपको ये शायद अच्छा इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि 6 लैंग्वेज को इंडिया में क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। क्लासिकल स्टेटस का मतलब ये होता है कि ये सब काफ़ी एंशियंट है, इसकी अपनी एक परंपरा है, इसकी लिपि है, मतलब काफ़ी स्टेबल लैंग्वेज है। क्लासिकल का और मीनिंग नेट पे पढ़ लीजिए क्या होता है। सो इसमें तमिल सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, संस्कृत उसके बाद, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। तो ये यहाँ पे जो है 4 पूछा जा रहा है उसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिल विल बी फर्स्ट, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद कन्नड़ा और फिर तेलुगु। याद कर लीजिए। और ये सब जो है हमारे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसमें ये क्लासिकल लैंग्वेजेज इंक्लूडेड है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग फेमस सुप्रीम कोर्ट केसेस। ये बहुत घिसा पिटा है, इसमें इवन AK गोपालन केस भी जो है कई बार पूछा गया, इसलिए इसको शायद स्टूडेंट ने याद कर लिया हो।
क्योंकि एके गोपालन जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था 1950, जो कि मुझे लगता है प्रिवेंटिव डिटेंशन सब पे ये जो है केस थी। मिनोरा मिल केस तो बहुत फेमस है 1980 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआर और डीपीएसपी को कम्प्लीमेंट्री कहा था, मतलब दोनों इक्वल हैं, दोनों कोई ऊपर नीचे नहीं है। केशवानंदा भारती केस 1973 में नोन फॉर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और गोलकनाथ केस 1967 में इज नोन फॉर एक एक्टिविस्ट काइंड ऑफ जजमेंट, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का कोई पावर ही नहीं है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। Chronologically arrange the following language as they were included in 8th शेड्यूल। जैसा मैंने कहा कि एक एक थीम पे दो क्वेश्चन है, तो उसी तरह 8th शेड्यूल लैंग्वेज पे देखिए क्लासिकल लैंग्वेज, और फिर तुरंत आ जाता है कि 8th शेड्यूल में कौन पहले या कौन बाद में। ये तो मैंने कई बार करवाया भी है टेस्ट सीरीज में, और स्टूडेंट इसको याद भी करते हैं। इसको आप यहाँ देख लीजिए कि कैसे कैसे किस क्रम में आए। लाइक सबसे पहले जो है सिंधी 1967 में ऐड होता है, कोंकणी मणिपुर नेपाली ये 3 1992 में ऐड होते हैं, फिर बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली ये 4 2003 में होते हैं ऐड, और ये बन जाता है 22। उसमें सबसे पहले असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, जबकि उसका नाम ओडिया है जो 2011 में किया गया था। पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू ये सब पहले से थे। तो इसमें यदि देखेंगे तो सबसे बाद में कौन आएगा, मैथिली जो है वो बाद में है, और मैथिली संथाली तो दोनों एक ही साथ हैं आए दोनों। कोंकणी जो है वो पहले जुड़ा है, तो कोंकणी फर्स्ट में रहेगा। ओडिया जो है वो पहले से है, तो सबसे पहले ओडिया, फिर कोंकणी, फिर मैथिली संथाली, जिस क्रम में हो। Chronologically arrange the formation of the following political parties। तो ये सब भी घिसा पीटा क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं टीडीपी जो है एनटी रामाराव बनाते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे 1982 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी ममता बनर्जी बनाती है 1998 में। डीएमके जो है वो डीके, जो पेरियार की पार्टी होती है, जो खुद जस्टिस पार्टी का नया फॉर्म होती है, वो डीएमके में बदल जाती है 1949 में। डीएमके बाद में आप ध्यान दीजिए कि 1972 में टूट जाती है डीएमके, जो करुणानिधि लीडर होते हैं, और एआईएडीएमके जो कि एमजी रामचंद्रन इसके लीडर होते हैं, एमजीआर, और बाद में जयललिता जो है उसको चलाती हैं। अभी भी दो पार्टी हैं ये। जेडीयू जो है वो जो अभी नीतीश कुमार जिसके लीडर हैं, वो 2003 में कई पार्टी, समता पार्टी और इन सब के जनता दल, इन सब के मिलन से बनती है बिहार में। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ये हम लोग सबको जानना चाहिए, CN अन्नादुरई, फेमस, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। और हमें फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का भी, आंध्र प्रदेश का भी, इन सबका जानना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। Who became the chief minister of 2 states in India? ये इसलिए आसान है गेस करना क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जो हैं वो यूपी के चीफ मिनिस्टर होते थे, बाद में यूपी से टूट के जब उत्तराखंड बना तो वो उसके भी चीफ मिनिस्टर बने कुछ समय बाद। सो नारायण दत्त तिवारी। To which freedom fighter गांधी जी called रानी लक्ष्मीबाई? अब ये तो मैं नेट पे खोज नहीं पाया कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई कहा था। ये जरूर मुझे मिला कि ये जो रानी गैदे नीलू जो हैं, ये नागा स्पिरिचुअल लीडर और फ्रीडम फाइटर थी, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था 1930 में, जो बहुत छिपा हुआ फैक्ट है, और लेकिन आजकल कुछ कुछ एग्जाम में पूछा जा रहा है। इनको रानी की उपाधि जो है नेहरू जी ने दिया था। तो लेकिन ये क्वेश्चन है कि गांधी जी ने क्या इनको रानी लक्ष्मीबाई कहा था? तो लेकिन इसका आंसर सही है कि रानी गैदनली हुआ। अब जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे क्या था, लेकिन इनके बारे में, रानी गैदनली के बारे में तो जरूर और पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अब कुछ कुछ एग्जाम में आने लगा है। Who gave the theory of पितृभूमि and पुण्य भूमि in the context of the theory of nationalism? We all know, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सावरकर जी ने दिया था कि who is Hindu, जो भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, जो इंडियन रिलीजन को फॉलो करता है, और जिनके माता पिता या पूर्वज कभी ना कभी जो है हिंदू रहे हैं या भारतवर्ष के हिंदू रहे। तो ये उन्होंने हिंदू होने का क्राइटेरिया बताया था, उसमें उन्होंने पितृभूमि और पुण्य भूमि का कॉन्सेप्ट भी दिया था, सावरकर। Who formulated radical humanism? We all know M.N. Roy। ये इतना आसान है,
इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, और रेडिकल ह्यूमनिज्म एमएन रॉय जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन गैब्रियल आलमंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। ये सब बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। उन्होंने 4 टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप बताए थे, इंस्टीट्यूशनल, एनोमिक, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल। ऐसा कुछ नहीं था, नॉन इंस्टीट्यूशनल कोई नहीं था, इसको आप ऑड वन आउट कर सकते हैं, आसान। मैच करना था बुक एंड ऑथर को, इसमें से कुछ तो मैंने दिया है, 2 मुझे स्टूडेंट ने बताया, सब आसान है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है केट मिलेट की है, सेकंड सेक्स सिमन डी वेवर की, डायलेक्टिक ऑफ सेक्स जो है ये सोल्हामित फायरस्टोन की है, और फीमेल इनक जो है जर्मेन ग्रीन या गर्मेन ग्रीन। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग बुक्स, अगेन सेम आते हैं, सेकेंड सेक्स अगेन फिर आ जाता है, एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हंटिंगटन की, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन मॉर्गन थाओ की। शायद इस तरह से है या दूसरे, लेकिन ये सब बुक पूछे गए हैं, इन सब का ईयर मैंने यहाँ दे दिया है, और इसके जो ऑथर हैं ये भी मैंने दे दिया है। ये सब बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब बुक के बारे में भी जान लीजिएगा। Who took oath as prime minister for continuously third time after Nehru? इस तरह के क्वेश्चन ये अभी सभी हम लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कंटिन्यूअस थर्ड टाइम नेहरू के बाद लिया है, तो आई डोंट नो इस तरह के क्वेश्चन क्या जो कि बिल्कुल नोन है क्या पूछना चाहिए, वो भी करंट लीडर के बारे में, आई डोंट नो। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़ा पुराना है, इसको पूछा जा सकता है, लेकिन ये भी काफ़ी आसान है। वी ऑल नो कि वीपी सिंह जो है वो सबसे पहले होंगे, उसके बाद सबसे पहले मोरारजी देसाई होंगे, उसके बाद वीपी सिंह होंगे, फिर एस डी देवगौड़ा होंगे, तब नरसिम्हा राव होंगे। नरसिम्हा राव नो, नरसिम्हा राव पहले होंगे। सो मोरारजी देसाई सबसे पहले, ये तो 1977 में बन गए थे। फिर उसके दूसरे नंबर पे वीपी सिंह होंगे जो 1989 में बनते हैं। फिर तीसरे नंबर पे नरसिम्हा राव जो 1991 में बनते हैं, और एस डी देवगौड़ा 1996 में। तो we all know this. Chronologically arrange the following agreement: फरक्का एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी, लाहौर बस एग्रीमेंट और ताशकंद। ये जो फोटो मैंने दिया है ये फरक्का बराज का, बराज मतलब डैम होता है, कैसे पानी को रिवर गंगा पे ये बनी हुई है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इस पे ट्रीटी हुई थी। तो फरक्का एग्रीमेंट जो है 1996 में हुआ था, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1970 में। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से जो है 1960 में होता है। लाहौर बस एग्रीमेंट 1999 में होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है वो एक तरह से पीठ पे छुरा घोंपने जैसी जो है वो कारगिल हो जाती है। और ताशकंद एग्रीमेंट जो है 1966 जनवरी में होती है, जिसके तुरंत बाद शास्त्री जी का डेथ हो जाता है। मैच द ऑथर इन द बुक, डेविड एप्टर की जो बुक है बहुत फेमस है, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जीन ब्लॉन्डल की बुक जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये है एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट। सैमुअल हंटिंगटन की पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी इज अ वेरी पॉपुलर बुक, एंड गैब्रियल एलमेंट की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे इज इक्वली पॉपुलर। ये सब बुक जो है सेमिनल बुक है यदि ये सब पूछे गए हैं तो, लेकिन कुछ मैंने जुटाया है, कुछ स्टूडेंट ने रिकॉल किया है, इस टाइप की बुक। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये तो मैंने कितनी बार करवाया है और मेरे स्टूडेंट हमेशा इसको करते हैं। 9 ही अभी तक सेक्रेटरी जनरल, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, तो इसका क्रम आप आसानी से जान सकते हैं। मैच करना है कंट्री इट्स पार्लियामेंट, ये भी घिसा पिटा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं, इसराइल का निसेट, यूएसए को कांग्रेस, ध्यान दीजिए कांग्रेस वहाँ पार्टी नहीं बल्कि पार्लियामेंट को कहते हैं। उसके जो 2 पार्ट हैं, उसको लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और अपर हाउस को सीनेट। यूके को पार्लियामेंट ही कहते हैं, उसके भी 2 हाउस हैं, लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फ्रेड रिग्स ने क्या दिया हमें एज पर हिज इकोलॉजिकल थ्योरी? डिफ्रैक्टेड मॉडल, फ्यूज्ड मॉडल, प्रिज्मेटिक मॉडल, बट नॉट ट्रेडिशनल मॉडल। डेवलपमेंटल मॉडल ये भी नहीं कहा सकता है। साला मॉडल भी शायद इसमें था, वो भी उन्होंने दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को उन्होंने साला नाम दिया था। हु प्रपोज द चौखंबा मॉडल ऑफ गवर्नेंस? ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लोहिया जी ने दिया था, जिसमें बेसिकली मतलब कि डिस्ट्रिक्ट और फिर तालुका और स्टेट और सेंटर, मतलब इस टाइप के जो 4 खंबे उसके जो गवर्नेंस के होने चाहिए, डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। Chronologically arrange the following events during the national movement of India.
तो हम लोग सब जानते हैं कि चंपारण मूवमेंट 1915 में होता है, खेड़ा शायद उसके 2 साल बाद गांधी जी ये सत्याग्रह करते हैं दोनों किसानों के लिए। सिविल डिसोबीडियंस 1931 में होती है और नॉन कोऑपरेशन 1920 में। चेक कर लीजिएगा। सो यू कैन वेरी वेल अरेंज। आर्टिकल 15 जो है वो नो डिस्क्रिमिनेशन की राइट हमें देता है कि हमें कोई डिस्क्रिमिनेट इस बेसिस पे स्टेट या कोई भी नहीं कर सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे। शायद इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। हु कॉइंड द टर्म डीप इकोलॉजी, ये सब बहुत अब घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है। नॉर्वे के जो साइंटिस्ट थे अर्ने नैस ने किया था। नैस वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द ग्रीन पीस नॉर्वे, बहुत ग्रीन एनवायरमेंटल मूवमेंट की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ही रैन एज ए ग्रीन पार्टी कैंडिडेट। ग्रीन पार्टी जो है यूरोप में बहुत कई जगह बहुत मजबूत हो गई है एनवायरमेंटल पार्टी, अर्ने नैस। Which is not a traditional approach to comparative politics. CP means comparative politics. Behavioral approach modern है तो नहीं है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म भी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, और कंपेरेटिव गवर्नमेंट भी ट्रेडिशनल है। तो ये दो इसका 1 और 2 होगा, एंड 2 मल्टीपल, इसमें कई जो है मल्टीपल हैं तो 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट एज दे वेर सेटअप। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए कि जो इसका तो क्रम तो ऐसे है कि राजस्थान 1949 में था, एमपी 1956, ये सब बहुत डिफिकल्ट है याद करना, बस आप देख लीजिए। लेकिन मणिपुर का यहाँ पे क्या था कि मणिपुर के बड़े इसमें लेयर हैं इसके इंफॉर्मेशन में। मणिपुर को जब स्टेटहुड मिला तो वहाँ पे कोई हाई कोर्ट सेपरेट नहीं खुला, लेकिन जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका इम्फाल बेंच जो है 1972 में खुला। फिर मणिपुर हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 2013 में, आफ्टर मेकिंग सुटेबल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिऑर्गनाइजेशन एक्ट। तो ऐसे देखा जाए तो 2013 ही होगा जहां एक्चुअल वहां पे सेपरेट हाई कोर्ट खुलता है। वैसे वहां बेंच 1972 में ही खुल गया था गुवाहाटी हाई कोर्ट का। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ सार्क। सार्क के सेक्रेटरी जनरल, ये तो याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो चलिए मैं इस पर क्या कहूँ, देख लीजिएगा। मैं इसको अभी ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो नेट पे मिल ही जाएगी, आप देख सकते हैं। वैसे ये उसी क्रम में अरेंज्ड है जो मैंने यहाँ दिया है, मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है। फर्स्ट उसके अबुल हसन थे, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। यहाँ मैच करना है नाम का जो समिट और प्लेस है, इसमें जो है 3rd या 4th हुई थी अल्जीरिस में, ये बहुत फेमस है, इसलिए इससे आप शायद इसको क्रैक कर सकते हैं। 70 जो थी शायद 3rd थी, वो लुसाका जाम्बिया में हुई थी। 1983 इंडिया ने एक ही बार किया है नाम का, 1983 में हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, और 79 में हवाना क्यूबा में हुआ था। विच ईयर टैगोर इस्टेब्लिश द विश्व भारती, ये सब डेट शायद कोई स्टूडेंट याद रखता होगा, लेकिन ये सब बहुत ही ऑब्सक्योर है। द पाटस्कर कमिटी सेटअप बाय द लोकसभा इन 1959 वाज रिलेटेड टू, इतना ऑब्सक्योर है, लेकिन जब मैंने इसकी खोज की नेट पे तो मुझे बहुत हैरत हुआ कि हम लोग क्यों नहीं जानते हैं हरि विनायक पाटस्कर को। देखिए, छोड़िए क्वेश्चन को, लेकिन पाटस्कर के बारे में जरूर जानिए। ही वॉज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए मतलब कितने महान व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और इंडिया के लॉ मिनिस्टर बनते हैं। जब अंबेडकर जी त्यागपत्र दे देते हैं हिंदू कोड बिल पे, तो वो बनते हैं लॉ मिनिस्टर, और ही इंट्रोड्यूस द हिंदू कोड बिल इन पार्लियामेंट। इसके अलावा वो पब्लिक एविएशन मिनिस्टर, मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे 2 साल के लिए, और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, 7 साल 7 महीने रहे हैं। एंड इसके अलावा जो 1956 में उन पे इतना भरोसा था कि चीफ मिनिस्टर मद्रास और आंध्र प्रदेश के उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेडिएट कीजिए हमारे बाउंड्री को तय करने में। तो इनको लोकसभा में एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, कमीशन का, कि असम के जो एरियाज हैं जो 6 शेड्यूल में जाएंगे, हिल एरियाज हैं जहाँ ट्राइबल, उसको डिमार्केट करने के लिए। तो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। विच ईयर बर्मा म्यांमार बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बर्मा जो है 1937 तक इंडिया का ही पार्ट था। तो आज यदि हम देखें तो कितने सारे जो कंट्री जो है वो एक तरह से इंडियन सब कंटिनेंट एक जैसा था जब ब्रिटिश इंडिया का था। आज बहुत सारे कंट्री इससे बने हुए हैं। 1937 में बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया से अलग हो जाता है, 1948 में एक सेपरेट कंट्री बनती है।
हु इज द ऑथर ऑफ डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी। तो ये बुक वैसे छिपा हुआ है, ड्वाइट वॉल्डो, काफी सारे बुक उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये बुक जो है पूछा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा और भी डीपर देखना होगा। हर ऑथर के लगभग सभी जो बुक उन्होंने देखा है एक नजर जरूर दौड़ा लीजिए। ड्वाइट वॉल्डो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लिखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्बुलेंट टाइम एंड लाइक दैट। एंड ये ड्वाइट वॉल्डो जो है फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के भी फ्रैंक मैरनी के साथ जो है वो आर्किटेक्ट होते हैं, और इनके ही प्रयास से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। ये मैच करना है जो फ्री ट्रेड एरिया है, नाफ्टा, साफ्टा, मर्कसूर, अपेक, यूएसएमसीए। जो नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, उसका ये एग्रीमेंट, उसका नया रूप जो है यूएसएमसीए, यूएस मतलब यूएसए, एम मतलब मैक्सिको, सी मतलब सीए मतलब कनाडा। तो ट्रंप ने जो है नाफ्टा को ख़त्म कर दिया था और उसके बदले 2020 में यूएसएमसीए आता है। तो इसका जो ईयर है, इसका मैंने फुल फॉर्म भी दिया है, नाफ्टा 1994 में, जो अब है ही नहीं। साफ्टा एक तरह से मोरिबंड या बंद पड़ा हुआ है, 2006 में सार्क की थी ये फ्री ट्रेड एरिया। मर्कसूर जो है कॉमन मार्केट ऑफ द साउथ अमेरिका है, 1991 में बनी है। एपीएसी जिसके इंडिया मेंबर नहीं है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, 1989 में बना है। और यूएसएमसीए जो है 2020 में, जैसा मैंने बताया ट्रंप ने इसको बंद कर दिया था नाफ्टा को, उसके बाद ये आती है। हु गेव 14 पॉइंट प्रिंसिपल, ये सब बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये वुड्रो विल्सन देते हैं। और ये जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर में, क्योंकि इसी बेसिस पे जो है वर्साई की ट्रीटी होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जितनी भी संधियां होती है इसी के बेसिस पे होते हैं, और इसी बेसिस पे लीग ऑफ नेशन भी बनता है। ये एक तरह का मोरल आइडियलिस्ट यूटोपिक व्यू था ये 14 पॉइंट प्रिंसिपल, जिससे कि दुनिया हमेशा शांति की तरफ जाएगी, कभी फिर वॉर नहीं होगा। लेकिन इन सब की धज्जी उड़ गई केवल 20 साल में ही, और फिर एक उससे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी भयानक जो है वॉर होता है। इन द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हु गेव द लिंकिंग पिन मॉडल, ये थोड़ा छिपा हुआ जरूर है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ये जो है रेंसिस लाइकर्ट देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा रेंसिस लाइकर्ट के जितने और भी थॉट हैं वो देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से। उन्होंने ये बात अपनी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इट्स मैनेजमेंट एंड वैल्यू 1967 नाम के बुक में दिया था रेंसिस लाइकर्ट, जिसमें वो एक मॉडल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कि जहां पे कि एक जो व्यक्ति होता है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट को एक तरीके से उसका लिंक पिन बनता है। जैसे दो डिपार्टमेंट है, दोनों में जो है एक व्यक्ति जो है कॉमन है, तो इस तरह के जो कॉमन व्यक्ति होते हैं जो मल्टीपल डिपार्टमेंट के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं, उन्होंने लिंक पिन कहा था। और उस तरह के मैनेजर को जो है ग्रूम किया जाता है, जो कि मतलब इंटर डिपार्टमेंटल इंटरफेस में हेल्प करें। तो वो मॉडल जो है लिंक पिन मॉडल कहता है। इसके बारे में और ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, रेंसिस लाइकर्ट, थोड़ा पढ़ना चाहिए। Which of these needs is not included in the hierarchy of need theory of Abraham Maslow? ये बहुत ही फेमस है, कई बार मैंने बताया है अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि जो हमारी ह्यूमन की जो नीड होती है वो हिरार्किकल होती है। सबसे लोअर नीड जब पूरी होती है तो हम ऊपर नीड की हिरार्की में बढ़ते हैं। जैसे सबसे नीचे की नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान की, यदि वो पूरी हो जाती है तो हमें सेफ्टी नीड होती है कि सर पे छत हो, हम सुरक्षित हों। उसके बाद जो नीड है वो सोशल नीड, हमें क्रेव होने लगती है कि लव बिलोंगिंगनेस हो, हमें कोई मतलब हमें कोई चाहे, हमें कोई रिकॉग्नाइज करे। और यदि वो भी नीड पूरी हो जाए तो हमारी नीड और ऊपर बढ़ती है, ईगो और सेल्फ एस्टीम नीड होती है, और वो हो जाए तो हाईएस्ट कैटेगरी की नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। तो इसमें आप देखेंगे तो कहीं भी इंटरटेनमेंट नीड नहीं है, और ये एक ऑप्शन था कि कौन सा नीड नहीं है। मैच करना देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा, वी ऑल नो कि ये चिपको मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी। औरतें इसमें पेड़ को जो है से चिपक जाती थी कि उसको हम कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। कबीर इज नोन फॉर सोशल रिफॉर्मर, सिंक्रेटिज्म। अबुल फजल इज नोन फॉर जस्ट सोवरेंटी, मैंने दिया है। अरुणा रॉय भी मैंने दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्टूडेंट दो ही इसमें से रिकॉल कर पाए थे, सुंदरलाल बहुगुणा और कबीर। मैच करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, ये भी स्टूडेंट पूरे रिकॉल नहीं कर पाए थे, तो मैंने इसमें एक दो भरा है। 97 तो रिकॉल कर पाए थे। ये जो है ये राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स है, इसमें जो है 243
बी जोड़ा गया था कोऑपरेटिव से रिलेटेड सारी चीजें, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में भी जोड़ा गया था राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है रिजर्वेशन वुमेन को मिलता है पंचायत में। 106वां 106 अभी हाल में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, जिससे रिजर्वेशन वुमेन को मिलता है, प्रॉमिस मिलती है, मिला नहीं है लेजिस्लेचर में। और 102nd अमेंडमेंट से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है बैकवर्ड क्लास कमीशन को। Who is considered philosophical founder of behavioralism in comparative politics? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। We all know he is David Easton. डेविड ईस्टन जो है वो बुक लिखते हैं, बहुत सारे बुक, लेकिन उनका जो सेमिनल बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में। ही इज ऑल्सो देयरफॉर फादर ऑफ द सिस्टम अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डेविड ईस्टन ने जो है 8 कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स बताए थे बिहेवियरलिज्म के, रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज। याद कीजिए वैल्यू छोड़ना नहीं है, वैल्यू फैक्ट सेपरेशन था, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन। लेकिन बहुत जल्द ही जो है ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी फिलोसॉफिकल फाउंडर बनते हैं और 7 क्रीडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी देते हैं। मैच करना है, ये इलीट थिंकर्स हैं, इलीट थ्योरी के थिंकर्स, नॉट इलीट थिंकर्स। रॉबर्ट माइकल, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, सी राइट मिल, द पावर इलीट, मोज्का, द पॉलिटिकल फार्मूला, एंड ऑर्टेगा गैसेट, द रिवोल्ट ऑफ मासेज। इन सब के बारे में थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा। और विल्फ्रेड पैरेटो के बारे में भी, जिनकी जो फ्रेजेज है, जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट, बहुत ही फेमस है इलीट थ्योरी के रूप में। विच इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 312? 312 जो है इट रिलेट्स टू ऑल इंडिया सर्विस। ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस प्राइमरली वर्क इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल रॉन्ग है। जो ऑल इंडिया सर्विस के जो थोड़ा मिसनोमर है, नाम है ऑल इंडिया सर्विस, लेकिन प्राइमरली दे वर्क फॉर स्टेट गवर्नमेंट और दे कम टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन ओनली। जबकि सेंट्रल सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं दे प्राइमरली वर्क फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा इज एम्पावर्ड टू पास रिजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये बिल्कुल सही है। यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास कर दे तो फिर पार्लियामेंट जो है एक्ट बना करके न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ये जो है सेंट्रल सर्विस है। तो ऑल इंडिया सर्विस इंडिया में केवल 4 है, IAS, IPS, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और चौथी जो अभी तक बनी, केवल है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, इंडियन जुडिशियल सर्विस, जिसकी बात अभी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है कि अब वो समय आ गया है कि IJS को हमें कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्विफ्ट 1 में भी पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है ऑल इंडिया सर्विस। कंफ्यूजन IFOS और IFS के बीच में होती है। मैच करना है लीडर और पोजीशन, तो शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आसिफ अली जारदरी उसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद मैंने जोड़ा है, यही 2 केवल स्टूडेंट रिकॉल कर पाए थे, KP शर्मा ओली जो है PM है नेपाल के, और रामचंद्र पौडेल प्रेसिडेंट नेपाल के। मतलब हमारे आसपास जो PM प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमें जानना चाहिए, हमारे आसपास के कंट्री के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो हमें जानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रॉबर्ट डहल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्ची? तो पॉलीआर्ची जो है उसका मीनिंग यही होता है कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल जो है केवल डायरेक्टली जो है वो स्टेट से नहीं जुड़ते हैं, वो अपने कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू भी जुड़ते हैं। पॉलिटिक्स दोनों तरफ से होती है, इंडिविजुअल डायरेक्टली वोट करके भी अपनी जो है कॉन्सेंट देते हैं, मत देते हैं या अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, और अपने ग्रुप के थ्रू भी जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी बात रखते हैं। दिस इज पॉलीआर्ची. So it is a form of government characterized by where multiple groups or individuals share power and are accountable to the people. Polyarchy, Robert Dahl. As per Article 244(1), which of these areas state is included in 6th schedule? 244 कहता है कि ये सब एरिया जो हैं वो 5th शेड्यूल से बाहर हैं, अलग शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल। ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कौन सा एरिया कहाँ, जैसे कि मेघालय का पूरा स्टेट है लेकिन असम का केवल स्पेसिफिक ट्राइबल एरिया ही 6th शेड्यूल में आता है। पढ़ लीजिए और रट भी लीजिए। Who won 2017 नोबेल पीस प्राइज? ठीक है, याद अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह पिछले, इसका मतलब 10 साल का आपको नोबेल पीस प्राइज देखना चाहिए शायद। ये एक इंटरनेशनल कैंपेन है टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन, जिसको आइकन कहते हैं, इनको मिला था।
तो चूंकि एक इंटरनेशनल कैंपेन था तो थोड़ा सा यूनिक था, इसलिए इसको याद कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड देयर रोल एज सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इज मेंशन इन विच आर्टिकल। यदि ऐसा क्वेश्चन था तो आसान भी है, लेकिन उतना आसान भी नहीं कि कौन याद रखता है कि आर्टिकल 40 है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद याद रखना चाहिए। मैच करने के लिए था फर्स्ट लोकपाल, मैंने यहाँ 3 का 3 ही छोड़ दिया है। फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC मोरारजी देसाई। बाद में के हनुमंथैया, जब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इन्होंने छोड़ दिया, तो के हनुमंथैया जो है वो बने थे। और सेकंड ARC के चेयरपर्सन वीरप्पा मोइली थे। फर्स्ट कंट्री टू हैव ओम्बड्समैन, जो एक्चुअल एग्जाम में रसिया लिख दिया गया था, तो ये गलत था स्टेटमेंट, शायद स्टेटमेंट बेस्ड था, स्वीडन जो है सही है। तेलंगाना कब क्रिएट हुआ, शायद ये पूछा गया था 2014 में। वी ऑल नो, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। मैच करना है लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो 61st अमेंडमेंट, जिससे कि वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल कर दिया जाता है, राजीव गांधी थे। 73rd अमेंडमेंट, जिससे कि पंचायती राज आता है, नरसिम्हा राव थे। 91st अमेंडमेंट, जिससे कि 15% पे लिमिट कर दिया जाता है नंबर ऑफ कैबिनेट या नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विल बी 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये लिमिट कर दिया जाता है मिनिस्टर्स के नंबर को, उसके पहले कितने भी मिनिस्टर हो सकते थे। ये जो है 91st अमेंडमेंट है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2003 में हुआ था। और 101st अमेंडमेंट से GST आता है, नरेंद्र मोदी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर। अरेंज द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ द सब। तो अभी देखा आपने कि प्रेसिडेंट का क्रोनोलॉजी पूछा, वाइस प्रेसिडेंट का पूछ रहे हैं, तो जस्ट मैंने आंसर दे दिया है। वैसे आप एक नज़र प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब देख लीजिए हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम में क्या क्या इवेंट हुए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल घटनाएं हुई, ये देख लीजिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट इवेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस, सबसे पहले आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन होता है शायद 1920 में, 2021 20। फिर चौरी चौरा घटना होती है, बहुत दुखद, फिर ये बंद हो जाता है, मतलब वहीं स्टॉप कर देते हैं। फिर जो है पूर्ण स्वराज 1929 में होती है, लाहौर अधिवेशन में, जहां झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी को। और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। यू कैन अरेंज। Who prepared a draft Hindu Code Bill in 1944? आजादी से पहले हिंदू कोड बिल बन गया था, और इसको बनाने वाले एक डिस्टिंग्विश व्यक्ति थे जिनका नाम है BN राव। BN राव वही ज्यूरिस्ट हैं जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, BN राव। Which statement is correct? John Locke was champion of constitutionalism. ये मैंने बनाया है क्योंकि बहुत छिछले तरीके से स्टूडेंट ने इसको रिकॉल किया था, तो मुझे लगा कि चलो कुछ कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे, कहीं कहीं से कुछ स्टेटमेंट मैंने लिया है जो मेरे स्टूडेंट ने भेजा है। जॉन लॉक वॉज चैंपियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये कहीं ना कहीं जरूर पेपर में स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स में था। तो यस, हेगल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इथिकल लाइफ इन हिज बुक फिलोसफी ऑफ राइट। स्टूडेंट ने ऐसा कहा था कि हेगल का फिलोसफी राइट से कुछ था, तो मैंने कुछ दिया है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज कंसिडर्ड ए कार्डर पार्टी। यस, कार्डर पार्टी मतलब कि जो एक डिसिप्लिन्ड जो है कैडर के तौर पे इसके मेंबर ज्वाइन करते हैं। वैसे कैडर पार्टी का एक मीनिंग ये भी होता है जिसमें कि मेंबरशिप जो है वो एक तरह से क्लोज्ड होती है, बहुत क्लोज्ड ग्रुप को ही मेंबरशिप मिलती है। तो कैडर बेस्ड पार्टी दो तरीके से आप समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उस तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी है कि इसके जो मेंबर हैं वो डिसिप्लिन्ड सिपाही के जैसे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट, इस टाइप का स्टेटमेंट था। स्पेक्टर ऑफ मार्क्स किसने लिखा है बुक? ये जो है वेरी फेमस पोस्ट मॉडर्निस्ट जैक देरिडा ने लिखा है। हु इज द ऑथर ऑफ द कॉन्शियंस ऑफ ए लिबरल? यदि ऐसा पूछा गया था तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार जान लीजिए पॉल क्रुगमैन। थोड़ी बहुत इस बुक के बारे में जान भी लीजिए, भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस बुक को, शायद 2007-8 में लिखी गई। मैच करना था बुक ऑथर, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप माओ जेडोंग की बुक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच पॉवेल एंड आलमंड की बुक है। हाउ ब्रिटेन इज गवर्न। तो चलिए ये बुक तो कोई बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन आप मैच कर सकते हैं, एक ही से क्रैक हो गया होगा। और पार्लियामेंट इन इंडिया इज अ वेरी फेमस बुक ऑफ मॉरिस जॉन्स।
जिन्होंने इंडिया के पॉलिटी पे काफ़ी कुछ लिखा है। मॉरिस जॉन्स वो हैं जिन्होंने कि सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहा था कांग्रेस सिस्टम को, और जिन्होंने कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था इंडियन फेडरलिज्म के फीचर को। अकॉर्डिंग टू हॉब्सबॉम, एरिक हॉब्सबॉम, which of the following is not a typical feature of invented tradition? मेरे स्टूडेंट ने केवल ये लिखा कि हॉब्सबॉर्न के इन्वेंटेड ट्रेडिशन पे कुछ था, तो मैंने ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया है। इन्वेंटेड ट्रेडिशन बहुत ही मजेदार है। इसका मीनिंग ये है कि दे आर ऑफन क्रिएटेड टू एड्रेस ए कंटेम्प्रेरी सोशल और पॉलिटिकल नीड, लेकिन इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये कोई हजारों सालों से ये ट्रेडिशन चल रही है। खास करके नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करने के लिए इसको बनाया जाता है, इन्वेंट किया जाता है। पीपल को ऐसे पॉपुलर लीडर या ओपिनियन लीडर बताते हैं जैसे कि ये हम नेशन हजारों साल से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, जबकि वो इन्वेंट किया जाता है न्यू ट्रेडिशन के तौर पे। दे आर प्रेजेंटेड एज इफ दे हैव एंशिएंट ओरिजिन इवन इफ दे आर मॉडर्न इन्वेंशन। दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस दैट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर सेंचुरी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो न्यूली इन्वेंटेड होते हैं। जैसे कि आप देखिए रामायण कथा की बात लोहिया ने कही, गणेश उत्सव जो है वो तिलक जी मनाना शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें उन्होंने जस्ट केवल नेशनलिज्म की फीलिंग, ऐसा नहीं था कि हम लोग गणेश उत्सव महाराष्ट्र में हजारों सालों से मनाई जा रही है लाइक दैट। तो बहुत सारे ट्रेडिशन इन्वेंट किए गए नेशनलिज्म की भावना को ऐसे जन्म देने के लिए, जैसे ये यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा सही है, जैसे कि ये हजारों सालों से हो रही, जिससे कि लोगों को लगे कि हम एक नेशन है बहुत ओल्ड। दे आर डिजाइन टू स्ट्रेंथन नेशनल और ग्रुप आइडेंटिटी। तो ये गलत है, केवल सी। इनकी जो बुक है द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन 1983, एरिक हॉब्सबॉम, जरूर इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली डियर स्टूडेंट, जो पैसेज और कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो था बहुत आसान था। सभी स्टूडेंट ने कहा है फर्स्ट पैसेज जो है पंसील एग्रीमेंट पे था, जो इंडिया चाइना का 1954 में, और सेकंड पैसेज का थीम जो है टैगोर के शांति निकेतन पे था। दोनों बहुत ही आसान थे, 10 क्वेश्चन। अब तो चलिए ये खत्म कर रहे हैं हम। तो आप पूछेंगे सर इसका कट ऑफ, अगेन मैं बोलूंगा कि जस्ट लाइक शिफ्ट 1, दिस इज ऑल्सो इजी पेपर। यदि इसमें आप देखें तो 10 से 12 डिफिकल्ट हैं, जो कि पेपर 1 में बहुत कम थे डिफिकल्ट। यदि उसको निकाल दें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, तो यदि इसमें आप 12 निकाल दें तो 88 क्वेश्चन करने लायक हैं। तो जो स्टूडेंट थोड़ा भी अपने दिमाग को, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर हम आपको इसलिए पेपर नहीं ठीक से दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे करीब 20-25 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपकी एलिमिनेशन टेक्निक एकदम बिल्कुल काम करती थी। एक एकदम बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट था और बहुत आसानी से मिल जाता था, उससे पूरा का पूरा जो है क्रैक हो जाता था। तो यदि ऐसा देखा जाए तो मुझे लग रहा है स्टिल 80 क्वेश्चन पे JRF होगी, 75 क्वेश्चन, मैं केवल पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, 75 क्वेश्चन सही होने पे नेट हो सकता है, और उसके थोड़ा नीचे जो है वो PhD। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं फिर से आप लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि यदि आप एक ब्यूटीफुल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग, नेट JRF दिसंबर बैच के लिए, जो कि यूजफुल होगा सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और SSB PGT, इन सब के लिए भी, तो आप रजिस्ट्रेशन नाउ इज ऑन। आप मेल कर सकते हैं, नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल @paulsciencehelp@paulsciencehelpin। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज इस पे कीजिए, जिससे कि मैनेज करने में टीम को आसानी हो, और किसी मेल पे मत कीजिए। और जरूर नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल लिखिए, और ये जरूर लिखिए कि आप किस बैच के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी बैच भी चल रही है। थोड़ी सी लिखने में कोताही मत बरतिए, आपको भी आसानी होगी। ओके देन, इस तरीके से आप मुझसे हमेशा जुड़ सकते हैं, और मैं हमेशा रेडी रहता हूं आपको सुनने के लिए। मुझे अच्छा लगता है, और आपको जहां तक संभव हो जवाब देने के लिए। चलिए मिलते हैं इस बैच के थ्रू या किसी और वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।